अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी टाइम। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आने वाली हर न्यू स्टोरीज़ आपको ऑन टाइम मिलती रहे। तो चलिए सुनते हैं स्टोरी। जुमले के सख्त होने पर वलीद के चेहरे पर बेहद गहरी मुस्कुराहट आ गई थी और नक्श हक्का बक्का रह गई थी। तो वो उसे देखते ही पहचान गया था और अब तक वो सारा ड्रामा कर रहा था। उसका जी चाहा कि मुक्का मार कर वलीद के दांत तोड़ दे। ज़रा अपना चेहरा दिखाओ और प्लीज़ मुंह बंद कर लो। वैसे तो यहाँ मक्खियाँ हैं नहीं, मगर क्या पता कोई भूले भटके यहाँ आ निकले। वलीद उसके सामने बैठा दांत निकाल रहा था और वो सोच रही थी कि उसने कैसे सोच लिया कि वो वलीद बदल जाएगा। वो पहले जैसा सरकास्टिक डाउचबैग था, नॉट फनी। वो मुंह बनाते हुए बोली। पहले वो उसके ना पहचानने पर झुंझला रही थी और अब पहचान लेने पर तुम बिल्कुल नहीं बदले हो। अच्छा लगा, मगर कुछ लोगों का ख्याल इसके बिल्कुल उलट है। वो अपनी व्हील चेयर की तरफ इशारा करते हुए बोला। नक्श को तकलीफ सी हुई। तुम्हें मालूम है मेरे कहने का क्या मतलब है? जानता हूँ, मगर ये क्या, तुम्हारे दांत तो बिल्कुल बराबर हो गए। क्या जादू किया नक्श? ब्रेसेस लगवाया है। वो बनावटी अंदाज में हंसा। वक्त जैसे पीछे चला गया था और वो दोनों दो मैच्योर लोगों के बजाय यूनिवर्सिटी के टीन एजर्स की तरह बात कर रहे थे। कब? वलीद ने ऐसे पूछा था जैसे उस वक्त सबसे अहम मसला ही यही हो। 4 साल पहले, यूनिवर्सिटी से निकलने के कुछ साल बाद। ओह, हमारी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं तुम्हें मेटल टूथ ज़रूर कहता। वो मज़ा लेते हुए बोला। तुम बहुत बेकार इंसान हो। थैंक्स। मुझे पिछले 5-6 साल में किसी ने याद नहीं करवाया। वो खुश हुआ। तभी दरवाजे से ऑफ वाइट और काली साड़ी पहने एक 50-55 साला औरत अंदर आई। बाल बंधे हुए थे। हल्के मेकअप ने उन्हें और भी खूबसूरत बना रखा था। कानों में टॉप्स के सिवा जिस्म पर कोई ज्वेलरी नहीं थी। लंबा कद और उनके नक्श वलीद से काफ़ी मिलते थे। वो ज़रूर उसकी माँ थी। हेलो मम्मा, मुझे मालूम है कि आपने लंच नहीं किया है और ब्रेकफास्ट में भी बस एक जूस लिया था, और ये कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सेहत से बड़ी कोई नेमत और नहीं है, और जान है तो जहान है। लेकिन आप पहले इससे मिलिए। ये मेरी यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी दोस्त है, बस बेस्ट फ्रेंड बनते बनते रह गई। नक्श हयात, ये मेरी मम्मा जान है। आज उसे अंदाज़ा हुआ था कि दूसरों को तंग करना वलीद हाशिम का पसंदीदा काम था और उसकी मामा भी उससे अलग ना थी। हेलो, वो खड़े होकर मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाने लगी, मगर उन्होंने नक्श को अपने साथ लगा लिया। उनकी गर्मजोशी ने नक्श को हैरान किया था। मामा, ये हमारे मॉल की बिल्डिंग को डिज़ाइन करने वाली हैं, वलीद ने बताया तो मिसेस ज़ोहरा हाशिम के चेहरे पर खुशी के एक्सप्रेशंस आ गए। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है मुलाकात होती रहेगी। ज़ोहरा हाशिम की बात पर वलीद के एक्सप्रेशंस एकदम से सीरियस हो गए थे, मगर कुछ बोला नहीं। नक्श ने फ़ौरन ये बदलाव महसूस कर लिया था। क्या वो नहीं चाहता था कि नक्श उसकी फैमिली से मिले? मगर क्यों? वलीद, तुम नक्श को किसी रोज़ डिनर पर इनवाइट क्यों नहीं करते? क्या ख़्याल है नक्श? जी ज़रूर। उनके पूछने पर वो गड़बड़ा गई, मगर फिर खुद को संभालते हुए बोली, मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। वो जिस तरह खुशबूदार हवा के झोंके की तरह दाखिल हुई थीं वैसे ही बाहर चली गईं। तुम इनकी बात को माइंड ना करना। इन्हें नहीं मालूम कि तुम मेरे साथ डिनर तो करना दूर की बात है, मुझे देखना भी पसंद नहीं करती। नक्श को मालूम था इस बात का ताल्लुक गुजरे हुए किसी वाक़ये से है। क्या वो उसे जता रहा था? वलीद, मैंने कई बार कोशिश की थी कि मैं तुमसे अपनी बदतमीज़ी की माफ़ी मांग सकूं, मगर तुम अचानक इतने, बस मुझे ये नामुमकिन नज़र आया। वो सफाई ना दे पाई। तुम्हें मुझे नापसंद करने के लिए किसी एक्सक्यूज़ेस की ज़रूरत नहीं, वो नरमी से बोला, जबकि नक्श का जी चाहा कि वो फट पड़े। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, ओके? एक वक्त था जब मैं तुम्हें नापसंद करती थी, मगर क्या ये ज़रूरी है कि मैं सारी ज़िंदगी इमैच्योर टीनेजर की तरह गुजार दूँ? छोड़ो इस बात को। तुम चाय पियोगी? मैं मंगवाता हूँ। वलीद ने इंटरकॉम पर चाय लाने को बोला,
पहले वाली तो कप में पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। तुम्हारी दोस्त कहाँ होती है? 2 घंटे और प्रोजेक्ट डिस्कशन करने के बाद उसने अचानक पूछा। उसकी शादी हो गई, दिल्ली में ही रहती है वो। माहम के जिक्र पर नक्श के होंठ पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। काफ़ी दिनों से उससे फ़ोन पर भी बात नहीं हो पाई थी। और तुमने नहीं की शादी? ये बहुत ही उम्मीद के उलट सवाल था। नहीं। और तुम्हारे बीवी बच्चे? उसके सवाल के जवाब पर वलीद हंस दिया। भला इसमें हंसने वाली क्या बात है? मैंने शादी नहीं की। ओह, तो क्या इसकी मंगनी ख़त्म हो गई थी? और तुम ये नहीं पूछोगी कि मेरा हादसा कैसे हुआ, मैं व्हीलचेयर पर कैसे आ पहुंचा, मुझे कैसा महसूस होता है, वगैरह वगैरह। वो इतने आराम से बोल रहा था जैसे अपने बजाय किसी और के बारे में बात कर रहा हो। नक्श ने एक नज़र सामने बैठे शख्स को देखा जो सोफे पर बैठा मुकम्मल सेहतमंद दिखाई दे रहा था, जिसे इस तरह बैठे देखकर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसकी टांगें बेकार थीं। ग्रे रंग की शर्ट, काली पैंट पहने वो अब भी दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन मर्द था। उसके सलीके से संवरे बाल, जो बिखरे से भी होते तो उसकी खूबसूरती में कोई फ़र्क ना आता। नहीं, उससे नज़र हटाकर वो बोली, क्यों? जानना ज़रूरी है क्या? शायद। उसने कंधा उचकाया। सभी पूछते हैं। शायद मैं उन सब में शामिल नहीं हूँ। वो बोली तो वलीद हंस दिया। ये कहकर तुम इंसान की बुनियादी फितरत को इनकार कर रही हो। इंसान में सब कुछ जान लेने का जज्बा कूट कूट कर भरा होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें क्या लगता है नक्श? पहले तो तुम मुझसे छोटी छोटी बातों पर भी इख्तिलाफ रखती थी। मैं नहीं पूछना चाहती क्योंकि तुम्हें बुरा लगता होगा। आखिर उसने हथियार डाले। इस हादसे को 4.5 बरस बीत गए हैं नक्शयात, और अब मैं बुरा लगने की इस स्टेज से गुजर चुका हूँ। तुम्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई। क्या ये कोई शिकवा था? वो नज़रें चुराने लगी। क्या तुम चाय लोगी? वलीद ने टॉपिक एक बार फिर बदल दिया था और दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। नक्श ने दिन रात एक कर दिए थे। वो सर अज़फर ज़मान की उम्मीद पर पूरा उतरना चाहती थी। वलीद के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ जाकर उसने लोकेशन भी विज़िट की थी और दूसरी मालूमात भी हासिल की थी। कई प्लान और डिज़ाइंस रिजेक्ट करने के बाद उसने आखिर एक डिज़ाइन बना ही लिया था। उस रोज़ होने वाली मुलाकात के बाद जब वो घर आकर उसने दादी जान को वलीद के अपाहिज हो जाने के बारे में बताया तो वो फ़ौरन बोली थी, वो बहुत सोहना था ना? आपने कहाँ देख लिया उसे? तुम्हारी सहेली माहम ने तस्वीर दिखाई थी मोबाइल पर। उस माहम की बच्ची को तो मैं बाद में पूछूंगी। पता नहीं उसने और क्या क्या दिखाया और क्या बताया होगा। सोने लोगों के साथ हादसे नहीं होते क्या दादी? क्या दिखने में अब भी वैसा ही सोना लगता है? दादी किधर जा रही थी? नक्श ने उन्हें घूरा। हाँ, शायद तब से ज़्यादा बेहतर लगता है, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। तुम्हें अच्छा लगता है? दादी ने चश्मे के पीछे से घूरते हुए पूछा। उसे लग ही रहा था बात ये रुख इख्तियार करने वाली है। अच्छा लगने से उनकी जो मुराद थी वो अच्छी तरह वो जानती थी। हाँ ना दादी जान, वो बहुत अच्छा है। और मैं सोच रही थी कि दादा जान की मौत के बाद आप बहुत तन्हा महसूस करती होंगी। वैसे भी वलीद के साथ आपकी जोड़ी खूब सजेगी। दादी ने सुनते ही अपना हाथ ज़ोर से उसकी कमर पर दे मारा और उसे मालूम था कि इसका दर्द अगले 2-3 दिन तक उसे महसूस होता रहेगा। वो अपना लैपटॉप लेकर वलीद के ऑफिस चली आई थी, जो कि हाशिम इंटरप्राइजेज़ के ग्राउंड फ्लोर पर था। वो इमारत मॉडर्न अंदाज में बनी थी और बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन रखी गई थी। साफ़ इतनी जैसी कि साइंटिस्ट की लेबोरेटरी हो। साफ़ सुथरे लश लश करते टाइल्स, कीमती फर्नीचर, ग्लास डोर, सिक्योरिटी कैमरा वगैरह वगैरह। उसकी पहचान की और वलीद के साथ उसकी अपॉइंटमेंट की तस्दीक के बाद उसे मेटल डिटेक्टर से गुजार कर अंदर दाखिल होने दिया गया था। वलीद का कमरा उसकी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा था। काफ़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है यहाँ की। अंदर दाखिल होने के बाद उसने कहा, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ की तरह यहाँ भी मुझे ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते। वो मुस्कुराते हुए बोला और नक्श गहरी सांस लेकर रह गई। क्या ये तंज था मिस्टर वलीद हाशिम? नहीं, ये हकीकत है मिस नक्श हयात। वो हल्का सीरियस अंदाज में बोला और चाय के लिए इंटरकॉम पर बोला।
बगैर वक्त बर्बाद किए वो लैपटॉप खोलकर सॉफ्टवेयर पर बनाए जाने वाली बिल्डिंग प्लान की डिटेल और ब्रीफिंग देने लगी। बीच में वो सवाल करता जा रहा था। फायर एग्जिट, वेंटिलेशन, हर चीज़ मुकम्मल थी और ब्रीफिंग ख़त्म होने तक वो खासा मुतमईन लग रहा था। पिछली मुलाकात पर वलीद ने उसे बताया था कि वो ऐसी बिल्डिंग बनाना चाहता है कि जिसमें घुटन ना हो और डिज़ाइन ऐसा हो कि इमरजेंसी की हालत में लोगों को निकालने में आसानी हो सके, और ये डिज़ाइन उन सारी शर्तों पर पूरा उतरता था। वेल डन। तो कल असवद और उसकी टीम के साथ मीटिंग रख लो। मेरी तरफ से तो ये डन है। थैंक यू। तभी फ़ोन की घंटी बजी तो वलीद दूसरी तरफ किसी से बात करने में बिज़ी हो गया और नक्श उसको देखने में। कैमल कलर के शर्ट में उसकी रंगत गेहूं के दाने की तरह थी और खिली खिली महसूस हो रही थी। ऑफिस टेबल के पीछे कुर्सी पर बैठे कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता होगा। दो लोगों के लिए। वलीद की फ़ोन पर किसी से कही गई बात ने उसे चौंका दिया। क्या दो लोगों के लिए? एक बहुत अच्छा चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला है। उम्मीद है तुम्हें खाना बहुत पसंद आएगा। इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं घर जाकर लंच कर लेती। और तुम्हें कैसे पता कि मुझे चाइनीज़ पसंद है? ऐसे ही एक बार तुमने क्लास में ज़िक्र किया था। और नक्श को चाह कर भी याद ना आ सका कि उसने क्लास में इस चीज़ का ज़िक्र कब किया था। यूनिवर्सिटीज़ के दिनों में लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही डरा दिया था। फ़िक्र मत करो, खाने में ज़हर नहीं मिला होगा। वो शर्मिंदा हो गई। मैंने ऐसा कब कहा? उन दिनों तुम्हारे चेहरे पर मुझे देखकर ऐसे एक्सप्रेशंस आ जाते थे जैसे लड़कियों को कॉकरोच देखकर आते हैं। और डिस्कशन क्लास में जब भी कोई टॉपिक डिस्कस होती तो तुम मुझसे ऐसे इख्तिलाफ़ करती थी जैसे ऐसा करना तुम पर फ़र्ज़ हो। वो मज़ा लेते हुए बोला। ऐसी बात नहीं थी, बल्कि तुम हमेशा गलत चीज़ का बचाव करते थे और इस तरह करते थे जैसे उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक़ हो। शायद ऐसा ही हो, या शायद मैं सिर्फ़ तुम्हारी अपोज़ वाली बहस सुनने की खातिर ऐसा करता था। वो उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। उसकी काली आँखों से तो वो पहले भी घबराती थी। दरवाज़ा नॉक हुई थी। नौकर ट्रॉली लेकर अंदर आ रहा था। चलो खाना खा लें, वलीद ने कहा तो उसके सीने में अटकी सांस बाहर हुई थी। अगले दिन होने वाली मीटिंग में डिज़ाइन अप्रूव कर दिया गया था। ज़रूरी कार्रवाइयों के बाद बिल्डिंग का काम भी शुरू हो गया था, लेकिन नक्श का काम अभी कहाँ ख़त्म हुआ था। आर्किटेक्ट का काम बिल्डिंग का डिज़ाइन बना देने तक नहीं होता, बल्कि उसे कंस्ट्रक्शन के दौरान इस बात को भी यकीनन बनाना होता है कि काम डिज़ाइन के मुताबिक बन रहा भी है या नहीं। दूसरे लफ्ज़ों में आर्किटेक्ट की क्लाइंट्स और बिल्डर्स के बीच कॉन्टैक्ट का ज़रिया होता है, इसलिए उसका साइट पर आना जाना लगा रहता था। वलीद के साथ काफ़ी दिनों से मुलाकात ना हो सकी थी। उस दिन वो अपने ऑफिस में अखबार देख रही थी कि एक खबर पर उसकी नज़र पड़ी। हाशिम एंटरप्राइजेस से निकाले जाने वाले नौकरों का पोस्टर। आगे लिखा था कि कंपनी के 5 सीनियर और 9 जूनियर अफसरों को कैसे अचानक नोटिस पर नौकरी से निकाल दिया गया था। नौकरों ने अखबार को बताया था कि उन्हें ज़बरदस्ती ओवरटाइम करने और दूसरे नौकरों का काम करने पर मजबूर किया जाता था। उनके इनकार पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। आगे लिखा था कि कंपनी के सीईओ के बदलने यानी वलीद के चार्ज संभालने के बाद से कंपनी के एम्प्लॉय के साथ खराब रवैया अपनाया जा रहा था, और ये कि अगर उनके घर वालों को भूखा मरना पड़ा तो वलीद हाशिम के घर वाले भी सुकून से नहीं रहेंगे। ये खासी परेशान करने वाली खबर थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वलीद इस तरह की कोई ज़ालिमाना हरकत कर सकता है। किसी को उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ओवरटाइम पर मजबूर करना और फिर ना करने पर जुर्म में नौकरी से निकालना एक गलत हरकत थी। गलती एक दो बंदों की होती है। अगर 14 लोग इकट्ठे निकाल दिए गए थे तो यकीनन उनके साथ जुल्म हो रहा था। नक्श ने यूं ही गूगल खोलकर हाशिम एंटरप्राइजेज और वलीद हाशिम टाइप किया। नीचे 4-5 लिंक्स छोड़कर आगे एक वेबसाइट खुली जिस पर उसने क्लिक किया तो एक पेज खुल गया। ऐसे मालूम होता था जैसे वलीद हाशिम के हाथ परेशान होने वाले लोगों की तादाद खासी लंबी थी।
क्योंकि उस पेज में उसे एक खुदगर्ज, लालची और जालिम शख्स का नाम दिया गया था। वो बिजनेस ग्रुप में सख्त बॉस के नाम से जाना जाता था। ये तो उसे मालूम था, लेकिन मामला इस हद तक पहुंचा हुआ था, उसे नहीं पता था। 2 दिन बाद उसे बिल्डर्स के किसी मामले की वजह से वलीद के ऑफिस जाना था। 2 माह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। तीसरे पहर 3 बजे के करीब वो ऑफिस में पहुंची तो वलीद मीटिंग में बिजी था। 4:30 बजे तक वो उसका फ्री होने का इंतज़ार करती रही थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही नक्श को हैरत का झटका लगा था। उसकी आंखों के पास निशान पड़ना शुरू हो गए थे और वो बेहद थका थका सा दिखाई देता था। नक्श के पूछने पर वो चौंका। बहुत बिजी हूँ इन दिनों। दिन रात काम करने की वजह से ना ठीक तरह से खा सका ना सो सका। उसके लहजे में थकन उतरी हुई थी। बिजी थे लोगों को कंपनी से निकालने में। ना चाहते हुए भी उसके लहजे में सख्ती उतर आई। तो अखबारों में होने वाला प्रोपेगेंडा तुमने भी पढ़ लिया? वो हंसा। मतलब ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, तुमने हकीकत में उन्हें नहीं निकाला? हाँ, मैंने निकाला है, मगर जिस तरह से अखबारों में ये बात उछाली जा रही है कि मैंने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया वगैरह वगैरह, इसमें कोई हकीकत नहीं। उन एम्प्लॉयज़ को 1 साल से बार बार वार्निंग मिल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी आदत ठीक नहीं की। ऑफिस में देर से आना, लंच के बहाने 2-2 घंटे सीट से गायब रहना, ऑफिस टाइम ख़त्म होने से पहले ही चले जाना और बहुत ज़्यादा छुट्टियां करना मेरे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। और उन्हें निकालने से 1 महीना पहले नोटिस दिया गया था और उन्हें फिर भी लगता है कि वो बेकसूर है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उसको इतने गुस्से में नक्श ने पहली बार देखा था। अगरचे वलीद को अपने इस एक्शन की सफाई उसे या किसी और को भी देने की ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी उसने दी थी। तभी हिम्मत पकड़कर वो आगे बोली थी, लेकिन वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तुम्हें नहीं मालूम आजकल जॉब मिलना कितना मुश्किल है और बेरोज़गारी कितना बड़ा अज़ाब है। नक्श को ये नहीं मालूम था कि वो ये कहकर कितनी बड़ी गलती कर गई थी। मिस नक्श हयात, वो एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला था। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने कोई चैरिटी नहीं खोल रखी। मैं लोगों को इस काम के पैसे क्यों दूँ जो वो करते ही नहीं। 3.5 साल पहले मैंने ये कंपनी संभाली थी तो कम नफ़ा कमा रही थी। मुझे उसके लिए बहुत सख्त फ़ैसले लेने पड़े थे, जो हो सकता है अखलाकी तौर पर गलत हो, मगर कानूनी तौर पर बिल्कुल सही थे। मैं मानता हूँ कि वो लोग जॉबलेस हो गए हैं और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं उन्हें जॉब से नहीं निकालता तो यकीनन कंपनी का बहुत नुकसान होता। कोई भी दूसरों के फ़ायदे के लिए अपना नुकसान नहीं करता और जो ऐसा करते हैं वो इंसान के रुतबे से बहुत ऊँचे होते हैं। मुझे इंसान ही रहने दो। उसकी बात बेशक कड़वी थी मगर 100% सही। मगर उसने पुलिस बुलवाकर ठीक नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने लाठीचार्ज करके उन्हें काफ़ी चोट पहुंचाई थी और ये उसने वलीद से कह भी दिया। उसकी बात ने वलीद को और ज़्यादा गज़बनाक कर दिया था। किसी को भी ये हक हासिल नहीं कि वो मेरे घर आकर मेरी फैमिली को परेशान करे, धमकियां दे और मेरी गाड़ी पर पथराव करे। अनबिलीवेबल, शौक के तहत नक्श के मुंह से निकला था। नहीं यकीन आ रहा ना? तुम्हारे नज़दीक मैं खुदगर्ज जालिम होने के साथ साथ झूठा भी हूँ। मुझे तुम्हें या किसी के सामने कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। फिर भी तुम मेरी गाड़ी की हालत देख सकती हो। उसके अल्फाज ने नक्श को शर्मिंदा कर दिया था। उसे वलीद पर यूं बेयकीनी नहीं करनी चाहिए थी। और हाँ, प्लीज़ अब तुम जा सकती हो। वो हक्का बक्का रह गई। वलीद से उसे ये उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। एक नज़र वलीद के अजनबियत लिए चेहरे पर डालकर वो बाहर निकल आई। गाड़ी तक आते आते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सारे रास्ते उसे वलीद का आखिरी जुमला चुभता रहा। वो नक्श से ऐसे कैसे कह सकता है और खुद उसने सख्ती से कोई जवाब क्यों नहीं दिया। घर में भी दादी जान ने उसका ख़राब मूड महसूस कर लिया। क्या हुआ है? कोई मसला है? उन्होंने पूछा। नक्श ने जूते उतार कर पाँव सोफे पर रख लिए और सर उनकी गोद में रख दिया। आज वलीद ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी की, कहकर वो हर एक चीज़ उन्हें बताने लगी। सारी बात सुनकर दादी ने गहरी सांस ली और बोली, पहली बात तो ये है
कि वो वलीद का पर्सनल मसला था। तुम्हें इस मामले में बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अपनी इस गलती को वो खुद भी कबूल कर रही थी। वैसे भी वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। रिजवाना की ही मिसाल ले लो। हम उसे तनख्वाह देते हैं, उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखते हैं, हर महीने ज़रूरत की चीज़ें दिलवाते हैं, कपड़े जूते वगैरह। किस लिए भला? क्योंकि वो हमारे यहाँ काम करती है, खाना बनाती है, कपड़े धोती है, साफ़ सफाई करती है। अगर तुम्हें या मुझे लगे कि वो काम से जी चुराने लगी है, ना सफाई करती है, ना कपड़ा धोती है, तो एक दो बार तो हम उसे कहेंगे। फिर भी वो ना माने तो क्या यूं ही रखेंगे उसे? नहीं ना। हम उसे खाली बैठने की तनख्वाह नहीं देंगे, बल्कि उसकी छुट्टी करके कोई दूसरी नौकरानी रख लेंगे जो अपना काम अच्छे तरीके से करे। नक्श ने बात समझते हुए हाँ में सर हिला दिया। तो अगर यही काम वलीद ने किया तो तुम्हें, मुझे या किसी और को बुरा क्यों लगे? वो ठीक कह रही थीं। उनकी सादा सी मिसाल ने नक्श को समझा दिया था कि वो गलती पर नहीं था। मगर उसने कहा कि अगर मैं उसको खुदगर्ज़, ज़ालिम और झूठा समझती हूँ तो समझती रहूँ, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुँह बिसुड़ते हुए नक्श ने बदल के जुमला दोहराया। क्या तुमने वाकई उसे खुदगर्ज़, ज़ालिम और झूठा कहा? कहा तो नहीं, मगर क्या उसकी वजह यह है कि यूनिवर्सिटी में उसने तुम्हें बहुत तंग किया था? अगर ऐसी बात है तो बेहद बचकाना है। वो लड़कपन की शरारतें थीं जो सभी बच्चे किया करते हैं। आप मेरी दादी हैं ना? दिल में वलीद आकर बदल तो नहीं गया? वो बनावटी हैरत से बोली तो दादी उसके बच्चों के से अंदाज पर हंस दी। रात उसकी पलकों से नींद छीन रही थी जब उसके बेड पर तकिए के करीब रखा मोबाइल की स्क्रीन पर लाइट जली। नींद की हालत में उसने बटन दबाकर टेक्स्ट खोला, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड टू यू। ये पढ़कर वो मुस्कुरा दी। वलीद इतना भी खराब नहीं था। यूनिवर्सिटी के पुराने स्टूडेंट्स ने गेट टुगेदर रखा था। नक्श का जाने का इरादा ना था, मगर चूंकि माहम जा रही थी इसलिए ना बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसने फ़ोन पर वलीद से भी पूछा था, क्या वो जा रहा है? जवाब में उसने कहा था क्योंकि वो बहुत बिज़ी है इसलिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आम दिनों के उलट उसने जीन्स टी शर्ट पहनने के बजाय लेमन कलर की शलवार कमीज़ निकाली जिसके बाजू और गले पर सफ़ेद धागे का हल्का हल्का काम हुआ था। हल्के से मेकअप, सफ़ेद पर्स और सफ़ेद जूते पहने वो आम दिनों से बहुत अलग लग रही थी। आज लग रहा है कि लड़की हो, वरना तो मुझे शक होने लगा था कि मेरे घर मेरा पोता रहता है कि पोती। दादी की बात के जवाब में वो हंस दी। खुदा हाफिज, जल्दी आ जाऊंगी। माथे पर प्यार लेने के लिए वो झुकते हुए बोली। दादी ने चूम कर मुँह ही मुँह में कुछ पढ़कर उसे फूंका और गाड़ी जब तक नज़रों से ओझल ना हो गई वो दरवाजे में ही खड़ी उसे देखती रही। माहम कितने दिनों के बाद नक्श से मिली। मिलकर बहुत खुश हुई और खुश तो वो भी थी। थोड़े से दिनों में सब कितने बदल गए थे। स्मार्ट स्मार्ट लड़कियां अच्छी खासी मोटी हो गई थीं। ज़्यादातर की तो शादी भी हो गई थी। थोड़े वक्त में सबके साथ गुजार कर वो दोनों बाहर सीढ़ियों पर आ बैठी। माहम अपने ससुराल, शौहर और बच्चों की बातें करती रही, जबकि नक्श के पास जॉब और दादी की बातों के सिवा कुछ न था। मेरी मुलाकात वलीद से हुई। कुछ देर बाद नक्श बोली तो माहम की आंखें जैसे बाहर को उबल पड़ी। वाकई? और तुम दोनों ने एक दूसरे का सर तो नहीं फाड़ दिया? वो कुछ बदल सा गया है। किस तरह से? थोड़ा सख्त हो गया है। बिजनेस संभाल रहा है, दिन रात काम में बिजी रहता है। और एक मिनट, तुम्हारी उससे एक ही मुलाकात हुई है ना? नक्श हंस दी। नहीं, एक से ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा। असल में मैंने उसका मॉल डिज़ाइन किया था। ऐसे क्यों देख रही हो? उसे अपनी तरफ घूरता पाकर नक्श बोली, देख रही हूँ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि तुम वलीद का जिक्र बगैर गुस्से के किए और मुंह बनाए कर रही हो। नक्श क्या जवाब देती। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। क्या? मुझे हमेशा यही लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे को खासा पसंद करते हो, बस ऊपर से मुंह बनाए और गुस्सा किया करते हो। मगर फिर वलीद की मंगनी हो गई और फिर ख़त्म भी हो गई।
माहम का जुमला बीच में ही उचक लेने वाली मर्दाना आवाज़ ने दोनों को चौंका दिया।